फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं। बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। बायो-सावर्ट लॉ की एक ही एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने अभी लास्ट लेक्चर में, और उसके अंदर पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। आज हम लोग उसी चीज को एक्सटेंड करेंगे। आर्टिकल 2 है, एप्लीकेशन नंबर 2 है, और सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड at the axis of circular current carrying loop। कल हमने सेंटर पे फील्ड निकाला था, आज हम इसके एक्सिस पे फील्ड निकालेंगे। देखिए एक्सिस पे फील्ड कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग लूप है जो कि वाइजेड प्लेन में पड़ा है। तो वाइजेड प्लेन में पड़ा है, ये सेंटर जो है रिंग का वो ओरिजिन है, और ये खुद वाइजेड प्लेन में है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ये रहा, ये ऐसे वाइजेड प्लेन में पड़ा है। रेडियस है इसकी r, और I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। x एक्सिस जो है वो रिंग का एक्सिस है। इस डायग्राम को देख लीजिए कि लूप यूं पड़ा है, सेंटर ओरिजिन है, ये y और z एक्सिस, तो ये x एक्सिस हो गया। x एक्सिस पर या रिंग के एक्सिस पर हमें फील्ड निकालना है। x एक्सिस पर फील्ड निकालने के लिए बायो-सावर्ट लॉ का यूज करना पड़ेगा, और बायो-सावर्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो एक एलिमेंट सपोज कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हम लोग एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से एलिमेंट चूज करना है। तो आपने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, इस एलिमेंट में करंट यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ ये आइडियल की डायरेक्शन होगी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो ये वेक्टर r हो गया। इस दूरी की वैल्यू मालूम है, ये रेडियस कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये x। तो इस स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो r² प्लस x² अंडर रूट होगी। वो डिस्टेंस तो दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, आइडियल ये रहा, वेक्टर r ये रहा। आइडियल और r में जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा। आइडियल और r में एंगल 90 का रहेगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आइडियल क्रॉस r से इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। तो ये dB की वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो अभी अभी लिखा है यहां पे। दोबारा से देखिए, आइडियल r, आइडियल क्रॉस r। समझना ध्यान से, जब रिंग के एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो इस एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी यू लिखी थी। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस r से आता है, तो इस एलिमेंट का b इसमें जाएगा। अब हर एलिमेंट की बात कर सकते हैं, नीचे कोई एलिमेंट चूज करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस r से इसके परपेंडिकुलर जाएगा। साइड में कोई एलिमेंट लेंगे, आइडियल क्रॉस r से फील्ड उसके परपेंडिकुलर जाएगा। यानी होगा तो यहां पर एक कोन क्रिएट, जिसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सारे नलिफाई हो जाएंगे। जिसके एक्सिस के परपेंडिकुलर सारे कंपोनेंट नलिफाई हो जाएंगे, सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट इंटीग्रेट होंगे। और ये पूरे रिंग की बात कर रहे हैं, पूरे रिंग की वजह से सारे एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट नलिफाई होंगे, और इधर के कंपोनेंट ऐड होंगे। तो हमें इस dB को रिजॉल्व करना पड़ेगा। याद है हमारे बायो-सावर्ट लॉ में लिखा था कि dB वेक्टर फॉर्म में है, तो dBx अलग से इंटीग्रेट होगा, dBy अलग से इंटीग्रेट होगा, dBz अलग से इंटीग्रेट होगा। तो सारे कंपोनेंट dBx से इंटीग्रेट होंगे, बाकी सब नलिफाई हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस एंगल को फाई बोल दें, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये फाई। तो dB का ये कंपोनेंट आ गया dB cos फाई, और ये कंपोनेंट आ गया dB sin फाई। ये एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट है, और ये y के अलोंग मत बोलिए, इसे बोलिए ये एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, चारों तरफ आएगा।
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सारे नलिफाई हो जाएंगे, सारा इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो छोटी छोटी बातें उसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आप P नाम दे दीजिए। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो dB की वैल्यू आपको बताई थी μ0/4 पाई IDL sin 90/r²। समझ लीजिए sin 90 कैसे हो गया, क्योंकि आइडियल r में एंगल हमेशा 90 बचना ही बचना है, तो आइडियल और r में हमेशा एंगल 90। तो dB की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है μ0 IDL/4 पाई r²। आ गया सबको समझ में। अब चेक कीजिए, हमें टोटल B निकालना है, तो B नेट जो होगा या B एक्सिस के अलोंग जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। ये हमने यहां लिख दिया कि सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट नलिफाई हो जाएंगे, सिर्फ ये कंपोनेंट ऐड होंगे, तो B अलोंग एक्सिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। पुट कीजिए वैल्यूज μ0 I dl sin phi डिवाइड बाय ये r स्मॉल चल रहा है डिवाइड बाय 4 पाई r²। साइन फाई भी कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पे एंगल फाई करना है, तो साइन फाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dl का, तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। μ0 I/4 पाई r²। साइन फाई बाहर आ चुका है, ठीक है जी। dl का इंटीग्रेशन, और dl का इंटीग्रेशन पूरे रिंग के लिए कितना बन जाएगा 2 पाई r। तो फाइनली आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं 4 पाई r²। साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r/r, और dl की जगह पर 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन 2 पाई कैपिटल R। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया μ0 I r² डिवाइड बाय ट्वाइस r³, या फिर μ0 I r² डिवाइड बाय ट्वाइस r² प्लस x² की पावर 3/2। ये b एट एक्सिस आ गया। ध्यान दीजिएगा 4 n टर्म्स, 4 n टर्म्स, b एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी μ0 ni r² डिवाइड बाय ट्वाइस r² प्लस x² की पावर 3/2। μ0 ni r² डिवाइड बाय ट्वाइस r² प्लस x² की पावर 3/2। ये b एट एक्सिस आ गया बच्चों। x इक्वल टू 0 पे b कितना होगा, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो नीचे r³ बचेगा, r³ बचेगा, r² कैंसिल होगी, क्या आंसर देगा, b एट सेंटर देगा, दैट इज μ0 ni अपॉन ट्वाइस r। ये वाला आंसर हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 ni अपॉन ट्वाइस r, और ये b की मैक्सिमम वैल्यू है। x मिनिमम होगा तो b एट एक्सिस, b सेंटर पे आएगा, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सर्कुलर लूप वाले आर्टिकल में ये जो n था दैट कैन बी फ्रैक्शनल, लेकिन इस आर्टिकल में n मस्ट बी इंटीजर। सोच के देखिए क्यों, सोच के देखिए n पूरा नंबर क्यों होना चाहिए, n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि इस केस में अगर n फ्रैक्शनल हुआ तो सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट नलिफाई नहीं हो पाएंगे, सारे नलिफाई हो पाए, इसके लिए n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। सबको समझ में आ गई ये चीज? स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे इसी आर्टिकल में इसी चीज में बहुत कुछ अभी स्टडी करना है, देखते क्या क्या चीज सामने भी और आने वाली है। पॉज करके नोट कर लीजिए जी। आगे देख रहे हैं जी, b की वैल्यू एक्सिस पे निकाल चुके हैं आप लोग, तो इसके अंदर और देखिए सिचुएशंस क्या क्या आती है।
हम लोग जानते हैं कि हमने बी एक्सिस की वैल्यू अभी भी निकाली है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा चेंज कर रहा हूं, इसके अंदर 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं, 2 म्यू अपॉन 4 पाई एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चेक कीजिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ध्यान रख जाइए, कल आपको ये टर्म लास्ट लेक्चर में आपको ये टर्म बताई थी, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसे एन आई पाई आर स्क्वायर को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बी एट एक्सिस का रिजल्ट क्या आ गया, 2 म्यू अपॉन 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ शो किया था, जब आप इस लूप को यू शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इधर से टर्न एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे वाला साउथ पोल बनेगा, तो वेक्टर एम की डायरेक्शन ये वाली आएगी और बी एक्सिस भी इधर ही प्रूव हुआ था। तो म्यू अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिर्फ रिजल्ट्स देखते चले जाइए, ये आसान से रिजल्ट है। अगर हम लोग x की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन r ले लें तो b एक्सिस का आंसर आपका कन्वर्ट हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई ट्वाइस m बाय x क्यूब में। चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp अपॉन r क्यूब थी। सेम वैसे का वैसा आंसर यहां पर आया है, 2 kp अपॉन r क्यूब जैसे ही आंसर है। यहां पर ट्वाइस की जगह पर ट्वाइस, वहां पर k चलता था, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू अपॉन 4 पाई कांस्टेंट चलता है, तो 2 म्यू अपॉन 4 पाई m बाय x क्यूब, वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस। वैसे का वैसे ही चीज आई है, चेक कर लीजिए। तो ये बी एक्सिस का आंसर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या डिफाइन हुआ है। ध्यान से नोट कीजिएगा इस पूरी बात को बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि B वर्सेस X ग्राफ प्लॉट कीजिए, B वर्सेस X ग्राफ प्लॉट कीजिए, B वर्सेस X ग्राफ प्लॉट कीजिए। क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा हूं आपसे मैं चीज, x इक्वल टू 0 पर भी मैक्स आएगा, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस। ये x इक्वल टू 0 पर फिर डालेगा। इसके बाद का ग्राफ ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ऐसा कुछ बनाना चाहिए हमें। या फिर ऐसा कुछ बनाना चाहिए। ये आपको सोच के बताना है बच्चों। स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और सोच समझ के आंसर दीजिए। बच्चों स्क्रीन को पॉज करके सोच लीजिए। चारों ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनानी है तो ऑप्शन वाइज टिक करना होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। ग्राफ बनाया हमने बी ए वर्सेस एक्स का, लीनियर वेरिएशन तो है ही नहीं, तो लीनियर ग्राफ दे नहीं रखता, कोई लीनियरली डिक्रीज हो रहा हो ऐसा कोई ग्राफ है नहीं। ये पता है कि x के बढ़ने से b घटेगा और x इक्वल टू इंफिनिटी पे b जीरो होगा। x इक्वल टू इंफिनिटी पे b जीरो इन दो ग्राफ में हो रहा है। इस ग्राफ से सजेस्ट हो रहा है कि कहीं पहले जीरो हो जाएगा, कहीं पहले ही b जीरो हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ तो वैसे डिस्कार्ड हो गए, ठीक है।
वरना इसको भी तो इधर मोड़ा होता है या इस तरफ मोड़ा होता ना कि x इक्वल टू इन्फिनिटी जाके v0 होगा, तो ये दो ग्राफ तो हो ही नहीं सकते, बचे अब ये दो ग्राफ। अब इन दो ग्राफ के अंदर ये वाली वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की होती है। मैथमेटिकली बताऊंगा हाउ टू चेक इट कि क्या चेक करना है कि कन्वेक्स अप है या कन्वेक्स डाउन है, या बीच में कहीं पर जो कन्वेक्स अप था वो कन्वेक्स डाउन में कन्वर्ट हुआ है। कोई ऐसी पोजीशन होनी चाहिए बीच में कि ये यूं मुड़ता 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 अचानक यूं मुड़ना शुरू हो गया। जहां पर कर्वेचर चेंज होती है, कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूं, पूरी कर्वेचर बोल रहा हूं कि ये कनकेव डाउन कनकेव अप में कन्वर्ट हुआ जिस पॉइंट पर, या कन्वेक्स अप कन्वेक्स डाउन में कन्वर्ट हुआ जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथ्स में पूरा टॉपिक आएगा, आपको ये कनकेविटी कन्वेक्सिटी वहां चेक करनी आ जाएगी मैथ्स के अंदर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए कि स्टार्टिंग में dv/dx की जो वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स b ने घटा तो ही है, लेकिन स्टार्टिंग में जो स्लोप होगी उसके डिक्रीज की रेट अलग होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसके डिक्रीज की रेट स्लो हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा कर्वेचर का ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, तो ग्राफ बनेगा ये वाला। चेक करने का तरीका रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना चाहो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से डिसाइड कर लो, अदरवाइज पता होना चाहिए कि इस तरह के वेरिएशन के प्लॉट किस प्रकार के आएंगे। ये कहां बनते हैं ग्राफ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x 1/x² 1/x³, उसमें ग्राफ इस प्रकार के आते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों आप सबको? इस बात को बड़ा ध्यान से नोट कीजिए कि b का जो डिक्रीज होगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा इसके अंदर। तो ध्यान से नोट कर लीजिए कि b वर्सेस x का ग्राफ ये वाला बनने वाला है जी। पॉज करके सारे नोट कर लीजिए। सेंटर पर वैल्यू μ0I/2r है, फिर b घटा है और लगातार घटता चला गया है, लेकिन ग्राफ उस प्रकार का बना। टॉपिक चेक करें, इसी चीज को कंटिन्यू में लेके चल रहे हैं, तो हम लोग इसी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। Magnetic field lines due to circular current carrying loop. Magnetic field lines due to circular current carrying loop। मानिए आपके पास ये वाला सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जो फिर से बाइजेक्ट प्लेन में रखा हुआ है, और करंट x एक्सिस की तरफ से इस तरफ देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इधर का पोल नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे का पोल साउथ पोल बनेगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ऊपर वाले पॉइंट पर इस जगह पर करंट यू जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, इस कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ना है मुझे यूं करंट की डायरेक्शन में थंब रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार की गोल गोल से बन रही है, यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी कुछ इस प्रकार। चाहो तो यहां से काट देगी, पीछे से आ रही है, यहां से बाहर निकल रही है। ये ऊपर के एलिमेंट्स हो गए, पूरी बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चेक करते जाइएगा, नीचे वाली जगह पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो अब आप इसको यूं पकड़ोगे, थंब किस तरफ जाना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी ही बन रही है, बट नीचे की साइड में यूं बन रही है। राउंड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे छोटे छोटे राउंड दिखा दिए, इस जगह में राउंड दिखा रहे हैं, दूर होने पर सिर्फ ये दिखा रहे, नीचे का पोर्शन नहीं दिखा रहे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हमें बीच के मैग्नेटिक फील्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ये मैग्नेटिक फील्ड न्यू जाके इस तरीके से बाहर आ रही है। साइड के एलिमेंट लोगे तो करंट यूं जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन न्यू, वही एस से एन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्लॉट करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आइडियल ये रहा, इसको पकड़ोगे तो इस लूप को जब पकड़ने के लिए हाथ में डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही, करंट ये नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन रही है।
ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे इस तरफ भी है, यानी ये लूप के अंदर एस से एंटर कर रही है और एन से बाहर निकल रही है। ये हमने अब पीछे की साइड को पकड़ा, लेकिन बोर्ड पे शो यही हो सकते हैं फिलहाल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं शो कर दिया। अगर यहाँ बनाना भी चाहोगे तो ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो करनी पड़ेगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार की रहेगी, ऐसे जाके ऐसे, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से यूं घूमती बाहर आ रही है। आगे सबको समझ में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने हैं? तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट के ग्रुप बतानी आनी चाहिए। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ एक्सिस के अलोंग होगा, बाकी जगह पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कर्व सा बनाया हम लोगों ने, और ये किस तरफ बनाया डायरेक्शन आपके सामने। बहुत ध्यान से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्लॉट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, अच्छे से समझ के इसको प्लॉट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग। बी एट एक्सिस का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, x इक्वल टू r/2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। एट x इक्वल टू r/2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो b एट एक्सिस में एट x इक्वल टू r/2 पर फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 रेज़ टू पावर 3/2। इस आर स्क्वायर का तो इंतजाम कर लो, कॉमन निकालोगे तो आर क्यूब आएगा, तो एक ही आर बचेगा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर, तो ये बच गया। अब बच गया यहाँ पे 5/4। 5/4 को दो बार लिखना आपने, एक बार तो 5/4 ही लिखना है और एक बार 5/4 का नोट लिखना है, क्योंकि पावर 3/2 है। अब चेक कर लीजिए कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो जो b एट x इक्वल टू r/2 की वैल्यू आई है, दैट इज 4 म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 5/5r। ये x इक्वल टू r/2 का फील्ड है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे फील्ड हमने x इक्वल टू r/2 पर निकाला है। यहां पर एक क्वेश्चन भी लेते हैं साथ में, ये किसी पोजीशन पर फील्ड कैसे निकालते हैं, ये सिचुएशन होगी। अब एक क्वेश्चन में गलत है, at what distance from center on axis B will be 1/8 time of B at the center। स्क्रीन को पॉज करें और आप खुद सॉल्व करें। स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व करके देखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इधर बच्चों। b at axis is 1/8 टाइम ऑफ b at center। 1/8 टाइम सेंटर पर b था म्यू नॉट n i अपॉन ट्वाइस है, और एक्सिस पर था म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल सा क्यूब रूट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। म्यू नॉट n i से म्यू नॉट n i कैंसिल, ये 2 4 जा पे कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास 8r³ इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। पहले दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। इसके बाद स्क्वायर कर लीजिए, 4r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3r स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई √3r। आगे होगा आप सबको समझ में बच्चों जो बताया है, ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको करने आने चाहिए। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसी एप्लीकेशन की एप्लीकेशंस पढ़े जा रहे हैं हम लोग, जो एक्सिस पर फील्ड निकाला है।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज कॉइल। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज कॉइल। एक अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एन अरेंजमेंट with the help of which we can produce uniform magnetic field in any region। किसी रीजन में हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैपेसिटर याद है आपको? कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स हुआ करती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते थे। ठीक, कैपेसिटर में बताया आपको। इसके अंदर आपको क्या करना है, दो आइडेंटिकल कॉइल्स लेनी है, दो आइडेंटिकल सर्कुलर फील्ड के लूप लेने हैं, दोनों के दोनों कोएक्सियल होंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या चीज होती है, व्हेन two current carrying loops are placed coaxially, ये दोनों आइडेंटिकल करंट कैरिंग लूप्स हैं विद सेपरेशन इक्वल टू रेडियस बिटवीन देम। देखिए क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल में टू आइडेंटिकल साइज में आइडेंटिकल है, two identical current carrying circular loops with same current are placed coaxially। स्टेटमेंट को दोबारा से सुनकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या बनेगा, एस पोल एन पोल, इधर एस पोल एन पोल बनेगा, हम लोग जानते हैं चीज। तो इसके अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, थोड़ा देखिएगा पहले ध्यान से। इस रीजन में क्या होने वाला है चेक करते हैं, दो तरीके समझने, दो बातें समझनी है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रोड्यूस की थी, इस तरीके की होती है, एक लूप की, और नीचे की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने प्लॉट की थी एक तरफ की। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे की प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड कि बीच के रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहां जाने पर देखो ये बी इस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस बी का ये कंपोनेंट और इस बी का ये कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बीच के रीजन में ऐड हो जाएगा, यानी यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। बीच के रीजन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो चेक करना है। इसको ग्राफिकली भी समझिए। इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार का था, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक्स के साथ कुछ इस प्रकार का था, और इसके मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी कुछ इस प्रकार का था। ये हमने इसका एक साइड का बना रखा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने राइट साइड का प्लॉट कर लिया, इसका लेफ्ट साइड वाला प्लॉट कर लिया, क्योंकि इन दोनों में तो ऐड करना है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ध्यान समझना, अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट आएगा, और जितना सेंटर पर होता है उससे ज्यादा आएगा, कारण यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका इतना इम्पैक्ट तो बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा हो गया। यहां मैग्नेटिक फील्ड घटा, यहां घटा, ये बढ़ गया, तो ऐड होकर लगभग कांस्टेंट, घटा बढ़ा लगभग कांस्टेंट रहेगा। It means we can use this arrangement to produce uniform magnetic field in the region। और ये मैग्नेटिक फील्ड लिखना कितना है, x इक्वल टू r/2 पर जितना मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका डबल, क्योंकि दोनों फील्ड यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता होता है, x इक्वल टू r/2 पर जो फील्ड होता है उसका डबल आता है। B at x इक्वल टू r/2 हमने प्रूव किया था, म्यू नॉट ni अपॉन 5√5r। तो B विद इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल is given by
8 टाइम म्यू नॉट Ni अपॉन 5√5r। बहुत ध्यान से सारे डायग्राम प्लॉट करने हैं आपने। कैपेसिटर वाले डायग्राम की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म प्रोड्यूस किया गया। और भी तरीके देखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के, बट हेल्महोल्ट्ज बल्ब से ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान से नोट कर लीजिए जी। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में बच्चों, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ की हमने 2 एप्लीकेशन पढ़नी है। दोनों की दोनों एप्लीकेशन जो पढ़ी है वो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की पढ़ी है। अगली एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे किसी स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है बच्चों।